कोलकाता के पार्क सर्कस में पत्थरबाजी हुई, मजहबी नारे लगते हैं, सड़क को कब्जाने की कोशिश की जाती है और फिर पुलिस पर हमला किया जाता है। कट्टरपंथी गैंग ने जैसा सोचा पहले से होता है, अब भी वैसा ही होगा, वो ये सोच रहे हैं। लेकिन वहां पर सरकार बदलने के बाद कैसे ऐसे दंगाइयों के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है, ये मैं दिखाता हूं। ये बंगाल में नहीं होगा। हाथ में पत्थरबाजी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा। कोलकाता के पार्क सर्कस में जो हिंसा भड़की, पुलिस वालों पर जो पत्थरबाजी हुई, वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये कानून और शुभेंदु सरकार को चुनौती देने की कोशिश थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट से देखते ही देखते कट्टरपंथी भीड़ जुट गई। करीब 300 लोग सड़क पर उतर आए, हाथों में पत्थर, जुबान पर मजहबी नारे और मांग सिर्फ एक, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे चाहे जो हो जाए। प्रदर्शन की आड़ में कट्टरपंथियों का वही पुराना पत्थरबाजी मॉडल भी सामने आ गया। पहले भीड़ जमा करो, फिर सड़क जाम करो, पुलिस रोके तो धार्मिक अधिकार का मुद्दा बनाओ, महिलाओं को आगे करो और उसके बाद अचानक हमला। कोलकाता में भी यही स्क्रिप्ट दोहराई गई। लेकिन कट्टरपंथियों की ये जमात शायद भूल गई थी कि अब बंगाल में ममता सरकार नहीं, शुभेंदु सरकार है और उनके अधिकारी बुलडोजर एक्शन का विरोध और फिर उसे मजहबी रंग में ढालने वालों का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के नए सीएम का मैसेज एकदम क्लियर है, अब बंगाल में पत्थरबाजी नहीं चलेगी। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दरअसल बंगाल में कट्टरपंथी गैंग के कोहराम के बाद जब पुलिस ने सड़क खाली कराने और ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पत्थरबाजी में महिलाएं भी शामिल थीं। बुर्का पहनकर पुलिस पर हमला किया गया, जिसके बाद हालात संभालने के लिए महिला पुलिस बल तक उतारना पड़ा। कोलकाता की सड़कों पर हिंसा इतनी अचानक और संगठित थी कि पुलिस को संभलने तक का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र बन गया। पथराव में कोलकाता पुलिस के कई जवान घायल हो गए। इसके बाद आरएएफ और पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला, तब जाकर उपद्रवियों को पीछे धकेला जा सका। आप देख पा रहे हैं अभी भी पार्क सर्कस में परिस्थिति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन बगैर कोई जोखिम उठाए यहाँ पे केंद्रीय आधा सेना की आधी टुकड़ी तैनात है। आप देख पा रहे हैं ये जो बस है इसमें केंद्रीय आधा सेना यहाँ पे बैठे हैं, आधा सेना के जवान यहाँ पे आसपास में घूम रहे हैं। आधा सेना पूरी इलाके में अपनी कंट्रोल जो है वो बना के रखा है। इस पूरे बवाल के पीछे समीर खान का नाम सामने आया है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। आरोप है कि इसी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर माहौल गरमाया। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इस हिंसा की प्लानिंग पहले से थी, क्या भीड़ को साजिश के तहत बुलाया गया था और क्या इसके पीछे कोई बड़ा कट्टरपंथी नेटवर्क काम कर रहा है। It's a planned incident. Police is investigating. प्रदर्शनकारियों की मांगे भी सवाल खड़े कर रही हैं। कोई कह रहा था कि बीफ खाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, तो कोई सड़क पर नमाज पढ़ने को अपना अधिकार बता रहा था। यानी मुद्दा सिर्फ विरोध का नहीं था, बल्कि खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देना था। कौन सा हक छीना गया है आपसे, वो तो बोलिए। रोड में नमाज नहीं पढ़ने का। गाय नहीं खाया जाएगा, क्यों नहीं खाया जाएगा, आप लोग ये बताइए। कोई नमाज का रुकावट नहीं होना चाहिए, गोश्त का रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई चीज रुकावट नहीं होना चाहिए। वहीं कोलकाता में हुई इस हिंसा और पत्थरबाजी को कश्मीर मॉडल से भी जोड़ा जा रहा है, जिसकी जांच जारी है। कश्मीर में पहले खत्म हो गया, कश्मीर में बहुत पहले खत्म हो गया। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार पुलिस,
पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फर्क साक्षात जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार। ये बंगाल फाइल्स का पहला चैप्टर आपने देखा। बंगाल फाइल्स के चैप्टर नंबर 2 की बारी है। पत्थरबाजों पर कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है बंगाल के अंदर, और अब उनका हिसाब किया जा रहा है जिन्होंने 2021 के चुनावों के बाद हिंसा और दंगे के बाद पूरे बंगाल को जलाने की कोशिश की, क्योंकि अब शुभेंदु अधिकारी उन दंगों की फाइल खोलने के लिए दोबारा मंजूरी दे चुके हैं। यानी टीएमसी के राज में 5 साल तक जिन कागजों को दबाया जाता रहा, टीएमसी के राज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले दंगाइयों को बचाया जाता रहा, अब उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। टीएमसी की दंगा फाइल शुभेंदु सरकार खोलेगी। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, शुभेंदु फोर्स लेगी बदला। जिस बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, आगजनी और पलायन के आरोप लगे थे, अब उसी बंगाल में सत्ता बदलते ही एक्शन मोड ऑन हो गया है। क्योंकि शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि बीजेपी ब्रिगेड को टारगेट करने वालों का पूरा हिसाब होगा, एक एक दंगाई का पूरा इलाज होगा। बंगाल पुलिस और प्रशासन को साफ निर्देश दे दिया गया है कि 2021 यानी पिछले विधानसभा चुनाव में हुई हिंसा की दोबारा जांच होगी। जहां एफआईआर नहीं हुई वहां नई एफआईआर दर्ज होगी। जहां जांच अधूरी रही वहां केस फिर से खोले जाएंगे, और जहां आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई वहां पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस का अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर 458 नई जांच शुरू की गई है, 181 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं और 59 बंद केस फिर से खोले गए हैं। जिन मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस बंद कर दिए गए थे उनकी दोबारा समीक्षा होगी। अगर जांच में लापरवाही मिली तो केस फिर से खुलेंगे। जिन लोगों ने डर की वजह से बंगाल छोड़ा था उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का भी आदेश जारी हो गया है। दरअसल 2021 में जब बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, टीएमसी सत्ता में लौटी, लेकिन जीत के जश्न के साथ बंगाल के कई जिलों में हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। कहीं घर जलाए गए, कहीं महिलाओं से बदसलूकी के आरोप लगे, तो कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और पलायन की खबरें आई। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि टीएमसी समर्थकों ने विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, सीबीआई जांच के आदेश हुए, लेकिन कई पीड़ित आज तक इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिन पीड़ितों को आज भी इंसाफ की आस है उनके लिए शुभेंदु सरकार का खुला ऑफर है। बस केस दर्ज कराना है। सबूत हो या नहीं, शुभेंदु फोर्स खुद जांच करेगी और सच की तह तक जाकर गुनहगारों का गिरेबान पकड़ेगी। इतना ही नहीं, उनका भी हिसाब होगा जिन्होंने इस बार के चुनाव में हंगामा किया, बवाल काटा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की। और तो और, चुनाव खत्म होने के बाद भी बम बारूद और हथियारों का जखीरा मिलना बंद नहीं हुआ है। टीएमसी के अलग अलग दफ्तरों में ताबड़तोड़ रेड पड़ रही है, जहां अवैध हथियार और कागजात बरामद हो रहे हैं। जाहिर है बंगाल में सत्ता बदल चुकी है। 15 साल बाद टीएमसी की ममता सरकार बाहर हो गई है और बीजेपी की शुभेंदु सरकार एक्शन में है। ऐसे में बंगाल की चुनावी हिंसा का हिसाब होना अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात तीसरे चैप्टर की, जो है डर। डर इसलिए क्योंकि 2026 के जनादेश ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को रीसेट किया। ममता बनर्जी के 15 साल के राज में जिन मामलों पर आंखें बंद की जाती थीं, आज वहां शुभेंदु अधिकारी की सरकार नियमों की किताब खोल चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा नियम है बकरीद को लेकर के। बकरीद की ये पुरानी तस्वीरें बंगाल की हैं, जहां ममता राज में मुसलमान खुलेआम सड़कों पर नमाज पढ़ते थे और जहां मर्जी आए वहां पशुओं की कुर्बानी देते थे, मजमा लगाते थे। मुसल्ली की जो कमी थी, मगर वक्त अब बदल चुका है।
10 दिन पहले बंगाल में शुभेंदु सरकार बन चुकी है और 10 दिन बाद बकरीद आने वाली है। लेकिन बकरीद से ठीक पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कुर्बानी को लेकर ऐसे कड़े नियम लागू कर दिए हैं जिससे भाईजान बेचैन है और मजहबी सियासत करने वाले मौलाना खौफ में है। ये मुसलमान मलेच्छ है, विधर्मी है, इनसे लेन देन ना करो, कारोबार ना करो, दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, जो रेडी पटरी वाला आता है उसको पकड़कर पीटा जाता है। ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि मुसलमान को डराया धमकाया जा रहा है और मुसलमान कहीं ना कहीं डरा हुआ है भी सही, इसमें कोई दो राय नहीं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कार्यभार संभालते ही साफ कर दिया है कि अब बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। शुभेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 को पूरी सख्ती के साथ जमीन पर उतार दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब बंगाल में सार्वजनिक स्थानों या खुले में पशुओं का वध नहीं किया जा सकेगा। कुर्बानी या वध केवल नगर पालिका की अधिकृत वधशाला या स्थानीय प्रशासन द्वारा तय किए गए स्लॉटर हाउस में ही मुमकिन होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा या 1000 तक का जुर्माना होगा। शुभेंदु सरकार के इस आक्रामक तेवर का असर भी दिखने लगा है। बंगाल के मौलानाओं और मुस्लिम संगठनों ने भी बदलते मिजाज को भांप लिया है और बकायदा मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि कानून को हाथ में ना लें और शुभेंदु सरकार के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें। देखिए, गाय को कुर्बानी को लेकर के जो अभी सर्कुलेशन आया है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये 1950 का कानून है, उस टाइम में बना था। ये कोई नया कानून ये नई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है और उसी को वो अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है, जो उस कानून के तहत कुर्बानी करना बहुत टफ होगा। तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। दरअसल 15 साल से बंगाल में ममता राज के दौरान मुसलमान अपनी मर्जी के मालिक थे। उन्हें नियम और कानून से मतलब नहीं था, मगर अब उनकी मनमानी पर शुभेंदु सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात यूपी में अजान पर नए घमासान की। यूपी के मंत्री हैं जयवीर सिंह, जिन्होंने अजान की आवाज पर सवाल खड़े किए तो मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना भड़क गए। किसी ने माफी की मांग की तो किसी ने मंदिर में भजन और घंटियों की दुआएं दी। मंत्री के बयान पर कैसे एक नई बहस शुरू हो चुकी है, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। यूपी में भले ही मस्जिदों के कान फाड़ू लाउडस्पीकर की आवाज को डाउन कर दिया गया, मगर इस पुराने विवाद पर एक सियासी बयान ने अब नया घमासान छेड़ दिया है। दरअसल यूपी के मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद में व्यापार मंडल के कार्यक्रम में योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इस दौरान कानून व्यवस्था में सुधार की बात करते हुए अजान की आवाज से नींद खराब होने का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि योगी सरकार ने सबको हद में ला दिया है। कोई विशेष नहीं, सबको कानून के दायरे में होना। सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों से अजान जो भी क्या क्या पढ़ते थे, नींद में तो भटक हो जाती, अब निजात नहीं हुआ। निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। सभी को अपने धर्म का पालन करने का हक तो है, लेकिन किसी के साथ अन्य अत्याचार करने का अधिकार किसी को नहीं। मंत्री जयवीर सिंह ने भले ही अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए अजान की आवाज पर टिप्पणी की, मगर ये बात मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं को रास नहीं आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि बस्तर आखिरकार नक्सल मुक्त हुआ। जो इलाका दशकों तक नक्सलियों का गढ़ रहा, उसे विकास मॉडल के तौर पर विकसित करने की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जिसकी पहचान पहले नक्सलियों के गढ़ के तौर पर होती थी, जिन इलाकों में कभी बंदूकों की आवाज गूंजती थी, अब वहां की तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। बस्तर को अब केंद्र सरकार नक्सल मुक्त और विकास युक्त मॉडल के तौर पर विकसित करने की तैयारी में है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बस्तर दौरे के दौरान ऐलान किया कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। 21
जनवरी 2024 के दिन हमने तय किया था बंद कमरे में कि 31 मार्च 26 के पहले हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। काफी लोगों ने चेताया भी था, एक कमरे में बात भी करी थी कि यह संभव बात है, मगर हमने कार्य योजना भी बनाई, इंप्लीमेंटेशन भी किया और अगस्त आते आते इसकी सार्वजनिक घोषणा करी। और मां दंतेश्वरी की ही कृपा है कि आज हमारा नक्सल मुक्त बस्तर का दिन अंततोगत्वा आ ही गया। बस्तर करीब 4 दशक तक नक्सली हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। इस दौरान सड़क निर्माण, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी परियोजनाएं नक्सलियों के टारगेट पर रहती थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार और सुरक्षा बलों की आक्रामक नीति से यहां के हालात बदल गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब विकास की नई शुरुआत की जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि सुरक्षा बलों के 200 कैंपों में से 70 कैंपों को अब जन सेवा केंद्र में बदला जाएगा। बस्तर में 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन होगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यानी नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर में बदलाव की नई बयार बहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दिखावा करता है, लेकिन हकीकत दुनिया जानती है। एक बार फिर ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पाकिस्तानी मंत्रियों के साथ खुलेआम बैठकों में देखा गया। साहब एक बार फिर हुआ कि पाकिस्तानी जनरल मुनीर नहीं बल्कि उसके मुल्क के मंत्री भी आतंक के साथ। पाक का टेरर कनेक्शन एक बार फिर एक्सपोज। मुनीर के मुल्क की सच्चाई, आतंकी मंत्री भाई भाई। पाकिस्तान और दहशतगर्द ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान का वजूद जब से दुनिया के नक्शे पर उभरा है, तभी से आतंकियों की उंगली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा है। और अब तो पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ की तस्वीर एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान के टेरर कनेक्शन का सबसे बड़ा सबूत है। इस तस्वीर में लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद नजर आ रहा है और उसके सामने पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार। दोनों के बीच बेहद अपनेपन से बात हो रही है। पाकिस्तान में आतंकियों को किस कदर आजादी है, उसकी दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। इस तस्वीर में पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता एहसान इकबाल चौधरी के साथ तलहा सईद नजर आ रहा है। इस तस्वीर में लश्कर का आतंकी आमिर हमजा भी है। यानी जिन पर आतंक फैलाने के आरोप हैं, वही पाकिस्तानी सत्ता के गलियारों में खुलेआम दिख रहे हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो लश्कर तैयबा का टॉप चीफ है यहाँ पर हाफिज सईद, उसका बेटा तलहा सैयद और आमिर हमजा जो कि लश्कर तैयबा का सह संपादक है, संस्थापक है, उसके साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता खुलेआम मुलाकात कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। दरअसल तलहा सईद भारत के दुश्मन नंबर 1 आतंकी हाफिज सईद का बेटा है, जिसे भारत पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुका है। कहने को तलहा सईद लश्कर के धार्मिक और मौलाना विंग का मुख्य चेहरा बताया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि हाफिज सईद के बाद आतंकी संगठन में तलहा की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। सूत्रों के मुताबिक तलहा सईद नए आतंकियों की भर्ती, उनकी ट्रेनिंग, फंडिंग और भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ाने का काम संभाल रहा है। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी नेटवर्क के जरिए भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों से जुड़े ठिकानों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की साजिशों में भी उसका नाम सामने आता रहा है। दुनिया में ये बातें करने वाला कि हम सपोर्ट नहीं करते टेररिज्म को, हम किसी तरह से आतंकवाद को प्रमोट नहीं करते, ये तस्वीरें अपने आप में उन सारी चीज़ों को एक्सपोज करती हैं, पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को यहाँ पर दर्शाती हैं। लश्कर तैयबा चीफ के बेटे से तलहा सैयद से यहाँ पर सूचना मंत्री की मुलाकात होना अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से हैंड इन हैंड ये दोनों चल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब तलहा सईद पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ नजर आए। अप्रैल 2026 में फैसलाबाद की एक हाई प्रोफाइल शादी में पाकिस्तानी सरकार के वरिष्ठ नेता राणा सलाउल्लाह तलहा सईद के साथ मंच साझा करते और हाथ मिलाते नजर आए थे। मई 2025 में कसूर के
यौम तकबीर रैली में भी पाकिस्तानी मंत्रियों और लश्कर तैयबा से जुड़े चेहरों की एक साथ मौजूदगी चर्चा में रही। इस रैली में तलहा सईद समेत कई कट्टरपंथी संगठनों के नुमाइंदे मंच पर दिखाई दिए थे। वहीं 2024 के आम चुनाव में तलहा सईद के चुनाव प्रचार के दौरान भी हाफिज सईद समर्थित राजनीतिक नेटवर्क के मंच पर पाकिस्तानी नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि खुद को आतंक से त्रस्त बताने वाला मुल्क पाकिस्तान और उसका जिहादी जनरल मुनीर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है या फिर आतंकियों को ही अपनी रणनीतिक ताकत बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये पाकिस्तान की आतंक नीति का नतीजा कि उसके हाथ से बलूचिस्तान निकलता जा रहा है। इस हिस्से में मुनीर का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है और कभी भी बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान हो सकता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एंट्री पूरी तरह बंद हो चुकी है और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं खुद पाकिस्तान के एक नेता जो बलूचिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रख रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि बलूचों से मुनीर की फौज बचने नहीं वाली है। बलूचिस्तान में इस वक्त सिविल वॉर जैसे हालात हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संसदीय नेता मीर सादिक उमरानी ने बलूचिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है। जो मुनीर कभी बलोच महिलाओं को उठवा लेता था, जो मुनीर बलोच युवाओं को गायब करवा देता था, जो मुनीर बलोच लड़ाकों को मरवा देता था, उस मुनीर को बलोच अब खून के आंसू रुला रहे हैं। पाकिस्तान से आजादी की मांग करने वाले बलोच अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब ले रहे हैं। मुनीर और शहबाज को अपनी ताकत का एहसास करवा रहे हैं। मुनीर की आतंकी सेना को बारूद से दहला रहे हैं और बता रहे हैं कि बलूचिस्तान हमारा है। मीर सादिक उमरानी ने बता दिया कि बलोच अब ताकतवर हो गए हैं। वो पाकिस्तान की हुकूमत और मुनीर की बंदूक के आगे झुकने वाले नहीं। 9 मई से 13 मई के बीच BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर एक के बाद एक 3 सटीक और घात लगाकर हमले किए हैं, जिसमें कुल 7 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया। यानी साफ है कि मुनीर की सेना में इस समय बलूच लिबरेशन आर्मी का खौफ है। डर इतना ज्यादा है कि पाकिस्तानी नेता अपने पैतृक स्थानों में जाने से भी डरने लगे हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि चारों तरफ से फंस चुके हैं। हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। मीर सादिक उमरानी के मुताबिक बलूचिस्तान में पुलिस थानों पर हमले हो रहे हैं, हथियार छीने जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबरन वसूली की मांगे आम बात हो गई हैं। चुने गए प्रतिनिधियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सड़क मार्ग के जरिए नेता सफर करने से डर रहे हैं। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक बलोचों ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। इतना ही नहीं, कराची, पंजाब और इस्लामाबाद से जोड़ने वाले तीनों प्रमुख चौक पॉइंट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है। पाकिस्तान से आजादी के लिए बलोच आर्मी ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। मुनीर के जुल्मों का BLA अब हिसाब कर रही है। साफ है कि पाकिस्तान के हाथ से अब बलूचिस्तान बाहर निकलता जा रहा है। पाकिस्तान की सत्ता बलूचिस्तान में खत्म होती दिखाई दे रही है। खुद पाकिस्तान के नेता अब इसे स्वीकार कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद होकर बलूचिस्तान के लोग खुली हवा में सांस लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं पाकिस्तान के बाद अब बात ईरान की, जिसके साथ अमेरिका की शांति वार्ता कई दौर की बैठकों के बाद 10 शर्तों पर अटकी। इनमें 5 शर्त ईरान की जिस पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं, और 5 शर्तें अमेरिका की जिन पर वो किसी समझौते के लिए तैयार नहीं। शर्तों की इसी रस्साकशी में 12 अप्रैल से अब तक 38 दिन गुजर चुके हैं, कोई नतीजा नहीं। और यही सब देख करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य टूट रहा है और ट्रंप ने ईरान को एक ऐसी वार्निंग दी जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप है। न ईरान झुक रहा, न ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। नतीजा, मिडिल ईस्ट में तनातनी कम होने के बजाय और बढ़ रही है। और अब तो सोशल मीडिया पर ही युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महज कुछ ही घंटों में 20 से ज्यादा AI जनरेटेड तस्वीरें पोस्ट की। और सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की है जिसमें ईरान का नक्शा अमेरिकी झंडे के नीचे दिखाया गया। तस्वीर में चारों तरफ से ईरान की ओर तीर भी दिखाए गए हैं। इस पोस्ट को ट्रंप की ओर से ईरान को सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल चीन दौरे से लौटने के बाद से ही ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी टीम से लगातार बैठकें कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ अगली रणनीति पर बेहद आक्रामक योजना बना रहे हैं।
इसके संकेत उनके सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट से मिलता है। इस पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, ईरान के लिए घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं और उन्हें जल्द से जल्द तेजी से कदम उठाने होंगे, वरना उनका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वक्त बहुत कीमती है। मिडिल ईस्ट में गहमा-गहमी एक बार फिर तेज है। एक तरफ रुकी हुई शांति वार्ता में तेजी लाने के लिए पाकिस्तानी मध्यस्थ गृह मंत्री मोहसिन नकवी अचानक तेहरान पहुंचे, तो इधर वाशिंगटन में ट्रंप का धैर्य जवाब दे रहा है। 43 दिन की जंग और पूरे 80 दिन की तनातनी के बाद ईरान न सिर्फ अपने रुख पर कायम है, बल्कि अमेरिका के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी प्रतिनिधि मंडल अब भी अपनी 5 शर्तों पर अड़ा हुआ है।